हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे, हम लोग किसकी बात करेंगे? कॉल्स इन एरियर्स की। कॉल्स इन एरियर्स का मतलब है कि जो हम लोगों ने कॉल किया था और उसके बदले में जो पैसे वापस नहीं हमको मिले। जैसे किसी शेयर होल्डर ने एप्लीकेशन दिया, आवेदन दिया, उसके बाद से उसको आवंटन भी कर दिया। आवंटन के बाद अब मान लीजिए किसी शेयर होल्डर ने अप्लाई किया मतलब आवेदन दिया, तो उसने पैसे दिए, फिर आवंटन के समय पर भी पैसे दिए। लेकिन जब फर्स्ट कॉल किया गया, पहली बार पैसे मांगे गए या दूसरी बार मांगे गए, किसी भी बार मांगे गए और पैसे वापस नहीं हमको मिले, यानी कि वापस नहीं मिलेगा मतलब क्या हुआ? कंपनी को पैसे नहीं मिले, तो उसको हम लोग कैसे ट्रीट करेंगे उसकी बात करते हैं। तो यहाँ पर दो तीन चीजें हैं। एक चीज तो आप ये समझिए कि मान लीजिए मुझे आज से 2 महीने पहले किसी से पैसे लेने थे कंपनी के लिए और पैसे किसी ने दिए नहीं है, तो उससे कुछ इंटरेस्ट लिया जाना चाहिए क्या? तो यहाँ पर बात आती है कि हाँ, लिया जा सकता है, लेकिन अधिकतम 10% से ज्यादा नहीं लेगा। कितने से ज्यादा नहीं लेगा? 10% से ज्यादा। अब यहाँ पर एक और बात याद करिए। तो देखो, एक है कंपनी और एक है कोई इंडिविजुअल। तो जो कंपनी है, अगर कंपनी ने किसी से ज्यादा पैसे ले लिए हैं और कंपनी को वापस करने हैं, तो आमतौर पर याद रखिए कि कंपनी जिस रेट पर वापस कर रही होती है ना, वो रेट थोड़ा ज्यादा रहता है। कितना रहता है? थोड़ा ज्यादा रहता है। वैसे बता दिया जाता है, हमको याद नहीं रखने की जरूरत है, लेकिन उससे एक कॉन्सेप्ट भी समझ में आएगा। क्यों? क्योंकि कंपनी कोई इंसान नहीं है और आपने किसी इंसान से पैसे ले लिए हैं और आप उसको वापस नहीं कर रहे हो, तो आपकी ज्यादा जिम्मेदारी बनती है कि आप अच्छे से वापस करो। तो जैसे आवेदन राशि अगर आप वापस नहीं कर रहे हो 130 दिन के अंदर प्रॉस्पेक्टस जारी होने के बाद, तो फिर आपको उस वाले केस में 15% तक का क्या देना पड़ सकता है? इंटरेस्ट देना पड़ सकता है, ब्याज देना पड़ सकता है। लेकिन मान लीजिए कंपनी को किसी से पैसे लेने थे और उसने पैसे नहीं दिए, बकाया रह गई, बकाया मांग रह गई, तो उस वाले केस में जो पैसे लेने हैं और नहीं मिले, उसके बदले अगर आप इंटरेस्ट लोगे तो 10% से ज्यादा नहीं ले पाओगे। कितना? कंपनी 10% से ज्यादा नहीं ले पाएगी। तो एक तो ये चीज आ जाती है। अच्छा, तो यहां पर क्या लिखा हुआ है? ये कहां पर हमको बताया जाता है कि जो ब्याज दर है वो 10% से अधिक नहीं हो सकती है। दूसरी बात एक और है कि कई बार क्या होता है ना कि जब भी हम लोग के पास कोई बकाया रह जाता है तो उसको हम लोग खातों की टिप्पणी में प्रदर्शित किया जाता है। कहां पर? जो अकाउंट्स है उसमें एक नोट्स लगा करके हम लोग लिख देते हैं। नॉर्मली इसके लिए अकाउंट नहीं बनाते हैं, लेकिन अगर कोई अकाउंट बना रहा होगा तो इसको कैसे ट्रीट करेंगे उसकी बात करेंगे। ठीक है। और हो सकता है कि जब कंपनी बकाया मांग खाता तैयार करती है, जहां पर हमेशा करने की जरूरत नहीं है, हमेशा हम लोग नोट्स लगा करके भी काम चला सकते हैं, लेकिन इनकेस अगर तैयार कर रही है तो क्या होगा वो देख लेते हैं। और वो बहुत ही आसान है। अब हुआ क्या, ऐसे सोचिए कि कंपनी को पैसा मिलना है और मिला नहीं है। मिलना है ना, समझ रहे हैं? तो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीज कंपनी को भविष्य में पैसे लेकर के आएगी उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है एसेट, परिसंपत्ति है। तो अगर कोई परिसंपत्ति बढ़ रही होती है तो उसको हम लोग डेबिट कर देते हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा? जो बकाया मांग खाता है वो नाम पक्ष में उसमें एंट्री हो जाएगी, डेबिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डेबिट। क्यों? क्योंकि एक तरह की ये एसेट है, परिसंपत्ति है। अच्छा, तो देखिए जो हमारा बकाया मांग खाता है वो तो हमारा एसेट बन गया। अब एसेट के साथ में हम लोग क्रेडिट किसको करेंगे? ये तो उसको हमने डेबिट कर दिया। तो अब आपने हो सकता है जो भी आपका अरियर जमा हो रहा है, वो पहली बार पैसे मांगे गए थे तो जमा हुआ, दूसरी बार मांगे गए तो जमा हुआ, तीसरी बार मांगे गए तब भी किसी ने नहीं दिए। तो जिस जिस बार मांगे गए पैसे और पैसे नहीं मिले, उन सारों को हम जोड़ देते हैं। क्या कर देते हैं? उन सभी को जोड़ देते हैं। तो जब हम उन सभी को जोड़ देते हैं तब हमारा बनता है, क्या बनता है? तब हमारा बन जाता है टोटल बकाया मांग जो भी रह जाती है। तो बकाया मांग खाते में तो हमने एक साथ डेबिट कर दिया, लेकिन अलग अलग समय पर जो मांग की गई थी उन सभी खातों को हम लोग क्या कर देते हैं? क्रेडिट कर देते हैं। क्या कर देते हैं? क्रेडिट कर देते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर लिखा ही रहता है, इससे इंग्लिश में लिखते हैं तो 2 कर देते हैं। इसका मतलब हो जाता है कि अकाउंट्स को क्या किया जा रहा है? क्रेडिट किया जा रहा है। और फिर बकाया मांग राशि को लेखों में ले जाते हुए, बस इतनी सी चीज हो गई। अब इसी में ये समझिए कि अगर मान लीजिए किसी ने हमको पैसे दे दिए, अभी तो बकाया था, तो जब तक बकाया है तब तक तो वो हमारा एसेट है, परिसंपत्ति है। और जब पैसे आ गए तो पैसे आएंगे कहां पर? बैंक खाते में आएंगे, सीधी सी बात है। तो बैंक में एक तो आपको जो पैसे मिलने थे वो आएंगे, साथ में उस पर ब्याज भी आएगा, है ना? मैंने बताया कि कंपनी को मिलना था और अधिकतम 10% तक ब्याज हो सकता है, 10 से ऊपर नहीं आएगा। तो बैंक खाते को आपने कर दिया डेबिट नाम पक्ष में, जर्नल एंट्री की बात हो रही है। और अब क्या होगा? जो बकाया मांग खाता था वो आपका उतने से ही क्रेडिट हो जाएगा, क्यों? पहले आपने उसको डेबिट किया हुआ था जब वो एक एसेट की तरह था, तो ये आपका क्रेडिट हो जाएगा। और साथ में जो ब्याज खाते से आपको आ रहा है इसको भी आप क्या कर दोगे? क्रेडिट कर दोगे, इन दोनों अकाउंट्स को। ये इतना सा सरल चीज है। अच्छा, अब इसी में एक और बात समझिए। अभी हम लोगों ने बात की है कॉल्स इन एरियर्स की, किसकी? बकाया मांग की। ऐसे ही कभी कभी क्या होता है ना, कुछ शेयर होल्डर्स होते हैं जो अलॉटमेंट के टाइम पर ही बाकी पूरा पैसा भी एक साथ दे देते हैं। जैसे 10 रुपए का शेयर है, 2 रुपए आपने एप्लीकेशन के टाइम पे मांगा, 3 रुपए आपने आवंटन अलॉटमेंट के टाइम पर मांगा,
उसके बाद से जो 5 रुपए बचे, हो सकता है आपने नहीं मांगे अभी, आगे आप भविष्य में जब कंपनी को जरूरत पड़े तब मांगो, तो हो सकता है कि कुछ शेयर होल्डर्स एक साथ पूरा पैसा दे दे। क्या हो सकता है? एक साथ पूरा पैसा दे दे। तो उस केस में क्या हो जाएगा? एग्जैक्टली उल्टा हो जाएगा। देखिए, कॉल्स इन एरियर्स कंपनी को मिलने वाला है, तो कंपनी के लिए वो एक परिसंपत्ति हो गई। और कॉल्स इन एडवांस, किसी ने एडवांस ही पूरा पैसा दे दिया है, तो कंपनी के लिए एक तरह की लायबिलिटी हो गई, कंपनी का एक तरह से दायित्व हो गया। किसके लिए? जो लोग भी शेयर होल्डर्स हैं उनके प्रति। तो उसकी एंट्री कैसी होगी वो भी देख लेते हैं, और उसके बाद तो फिर इन दोनों पर बेस्ड एक उदाहरण देखेंगे। ठीक, तो आ जाते हैं हम लोग अग्रिम मांग खाते की तरफ। किसकी तरफ आ जाते हैं? अग्रिम मांग खाते की तरफ। इसमें देखिए, इसमें क्या होगा? अग्रिम मांग खाते में तो सीधी सी बात है यार, किसी ने पहले से ही पैसे दे दिए आपको, तो पैसे जब दे रही हो तो कहां पर जाएगा? बैंक में जाएगा। तो बैंक में आपका सीधा सीधा हो जाएगी नाम पक्ष में एंट्री। किधर हो जाएगी? नाम पक्ष में, यानी कि डेबिट हो जाएगा बैंक खाता। और साथ में आपके लिए बन क्या रही है? एक तरह का दायित्व तो बन रहा है। कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग सारी चीजें बना रहे हैं, तो कंपनी के लिए क्या हो जाएगा? एक लायबिलिटी बन जाएगी। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अग्रिम मांग खाता। कॉल्स इन एडवांस बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? कॉल्स इन एडवांस। ठीक है, तो लिख देंगे टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। ठीक, इसको हम लोग कर देंगे क्रेडिट। ठीक है, ये हमारी पूरी एंट्री हो जाएगी। अब यहां पर एक बात समझिए, यहां पर किसी इंसान ने आपको पहले ही पैसे दे दिए हैं, तो क्या कंपनी की जिम्मेदारी बनती है कि उसको पैसे वापस करे इंटरेस्ट के रूप में? क्योंकि आप अगर कोई पैसा दे रहा है तो कम से कम अपना इंटरेस्ट जो ले मिल सकता है वो नहीं मिल रहा है ना उसको, तो आप क्या कर सकते हो? तो यहाँ पर कंपनी वापस कर सकती है, लेकिन कितना करेगी? 12% तक करती है। कितना करती है? 12% तक। ठीक है, तो ब्याज की जो राशि वो 12% की दर से ज्यादा का प्रावधान नहीं दर्शाती है। अब इसमें होता क्या है, देखो कितना होना चाहिए। जैसे पहले वाले केस में था, अगर कंपनी को पैसे नहीं मिले और कंपनी को पैसे मिलने चाहिए तो अधिकतम 10% का आप ब्याज दे सकते हो, उससे कम का भी ले सकते हो, कंपनी निर्धारित कर सकती है, लेकिन 10% से ऊपर नहीं। ये कौन बता रहा है? ये जो हमारा नियंत्रक है वो बताता है। इसी तरह से यहाँ पर आप 12% से ज्यादा का ब्याज नहीं दोगे, 11 का दे सकते हो, 11.5 का दे सकते हो, लेकिन 12 से ऊपर नहीं दोगे। तो यहाँ पर भी समझ लो, कंपनी दे ज्यादा रही है 12% तक, लेकिन ले सिर्फ 10% तक सकती है। ठीक है, अभी इसमें क्या हो जाता है? अब इसके बाद से जब आपका क्या हो गया, अब मान लीजिए किसी ने 5 रुपए जो बाकी थे वो एक साथ दे दिया, है ना, तो अब कंपनी के ऊपर तो एक तरह की लायबिलिटी हो गई। लेकिन अब उस लायबिलिटी, वो तब तक ही तो है लायबिलिटी जब तक कि कंपनी वो पैसे मांग नहीं रही है। समझिए, मान लीजिए 31 मार्च को, किसी साल में 31 मार्च को कंपनी ने क्या किया? शेयर्स इशू किए थे, अलॉट कर दिए थे, और कंपनी ने कहा कि 5 रुपए का जो बाकी है वो हम आगे जरूरत पड़ेगी तब मांग लेंगे। कुछ लोगों ने वो 5 सारे रुपए एक साथ ही दे दिए कंपनी को। क्या कर दिए? एक साथ दे दिए। और वो कंपनी मांगती है मान लीजिए अगले साल 31 मार्च को, तो एक साल के बाद कंपनी ने पैसे मांगे। ठीक है, तो एक साल के हिसाब से कंपनी क्या करेगी? उन लोगों को ब्याज देगी, अधिकतम 12% तक देगी, 12 से ऊपर नहीं देगी। तो वो जो एक साल का टाइम पीरियड है, जैसे ही अगले साल का 31 मार्च आ गया, उस टाइम पर क्या हो रहा है? अब वो कंपनी के लिए देनदारी नहीं रही। क्यों? क्योंकि अब तो कंपनी मांग ले रही है। तो फिर एंट्रीज होंगी, फिर जनरल एंट्रीज क्या होंगी उसको समझ लेते हैं। तो देखिए, यहां पर पहली चीज तो है कि जब ब्याज की राशि के भुगतान के समय पर आप बात कर रहे हो, तो जो कॉल्स इन एडवांस है उसको आपने क्या कर दिया? डेबिट टाइम पर डेबिट कर दिया उसको। ठीक है, और फिर बैंक खाते से आप क्या करोगे? क्रेडिट कर दोगे। ये कब हो रहा है? जब आपने ब्याज की राशि का भुगतान उन लोगों को कर दिया। कब करोगे आप? जब आप वापस में उनसे पैसे मांग रहे हो। क्यों? क्योंकि उस टाइम तो आपने पैसे मांग लिए, तो अब आगे के ब्याज देने का तो मतलब ही नहीं है। समझ रहे हो? अब तो आपको जरूरत पड़ गई है। आप इन सारी चीजों को देखो, एकदम से इतनी आसान है, लेकिन इसमें होता क्या है कि अगर बच्चे समझ नहीं रहे होते ना एक चीज में हो क्या रहा है, तो फिर कंफ्यूजन होता है। यहां पर आपने अल्टीमेटली पैसे मांग लिए, तो अब आगे के समय के लिए तो ब्याज दोगे नहीं, तो आप क्या कर देते हो? ब्याज का भी उनको भुगतान कर देते हो। और ब्याज का भुगतान कहां से करोगे? बैंक खाते से करोगे। और बैंक आपका एक परिसंपत्ति, एसेट है, तो निश्चित रूप से ये क्रेडिट हो रहा होगा। तो ये तो आपको सीधे से समझ में आ गया। अब डेबिट कौन सा अकाउंट होगा? डेबिट हो जाएगा जो आपने अग्रिम मांग ब्याज खाता में उनके लिए पहले से, क्योंकि आपके लिए क्या बना हुआ था? वो एक तरह की लायबिलिटी थी, और लायबिलिटी बढ़ी थी तो आपने उसको क्रेडिट किया हुआ था पहले, तो अब आप उसको क्या करोगे? डेबिट कर दोगे। तो बस ये आपकी एंट्री हो जाती है। ठीक, तो ये 2-3 इसमें से पॉइंट्स हैं जो आपने देख लिया। अब इसी पर कुछ उदाहरण देखेंगे, और 1-2 और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको भी इसमें देख लेते हैं। तो पहला उदाहरण देखते हैं कॉल्स इन एरियर्स का, जिसमें हमारे पास बकाया मांग है। तो इसको ध्यान से समझिएगा। क्रॉनिक लिमिटेड ने 10,000 समतान मतलब इक्विटी शेयर्स, जो कि 10 रुपए हर एक की कॉस्ट जो है वो 10 रुपए की है कीमत, और इसको निर्गमित किया, इशू कर दिए। इन पर देन राशियां किस तरह की हैं? 2.5 रुपए जो है आवेदन पर यानी एप्लीकेशन मनी, आवंटन पर 3 रुपए यानी कि अलॉटमेंट मनी, फर्स्ट कॉल पर आपको 2 रुपए, और जो सेकंड कॉल है वही आपकी फाइनल कॉल भी है, उस पर जो शेष है वो आपसे मांग लिया जाएगा। हो क्या रहा है? सभी अंशों पर पूर्ण रूप से अभिधान स्वीकार किया गया। अभिधान स्वीकार किया गया मतलब जो कुछ भी सब्सक्रिप्शन था वो सारे लोगों ने उसको सब्सक्राइब किया, अलॉटमेंट तक की बात हो गई,
और जिसने 100 अंशों के लिए आवेदन किया लेकिन द्वितीय एवं अंतिम मांग राशि का भुगतान नहीं किया। तो एक कोई अंशधारी था, एक कोई शेयर होल्डर था जिसने 100 अंशों के लिए आवेदन तो किया था लेकिन दूसरी और अंतिम मांग राशि का भुगतान नहीं किया। यानी कि समझिए कि उसने ₹2.5 का भी कर दिया, ₹3 का भी कर दिया, प्रथम मांग का भी कर दिया, लेकिन जो अंतिम थी उसका नहीं किया। तो अंतिम कितना बचा? 3, 2, 5, 2, 7, 7.5, यानी कि ₹2.5 का भुगतान नहीं किया। कितने शेयर्स पे नहीं किया? 100 पर नहीं किया, यानी कि 100 गुणे 2.5 यानी कि ₹250। इतने का क्या नहीं किया होगा उसने? इतने का उसने भुगतान नहीं किया होगा। तो एक आपको बात समझ आ जाएगी। इस लेन देन के संदर्भ में रोजनामचा में प्रविष्टि करनी है अपने को, कर देते हैं। देखिए सबसे पहली तो बात है 10,000 शेयर्स हैं, आपने आवेदन शुल्क के नाम से मांगा था तो 25,000 रुपए बैंक में आ गए। अब इसमें यहाँ पर कुछ ज्यादा लोगों का आवेदन नहीं आ रहा है, ऐसा कुछ बताया नहीं गया, तो बहुत आसान हो गया अपना काम। 25,000 आपके बैंक में आ गए और 25,000 आपका आवेदन वाला हो गया, अंश आवेदन, शेयर एप्लीकेशन। तो ये 25,000 हो गया। आपने आराम से लिख दिया 10,000 अंशों पर ₹2.5 प्रति अंश आवेदन राशि स्वीकार की गई। ये एंट्री के बाद में क्या होगा? इसके बाद से आप अलॉटमेंट की बात करोगे तो आप क्या हो जाएगा, जैसे आवेदन के बाद से आपने उनको अलॉटमेंट लेटर भेजा, आवेदन का पत्र भेजा, आवंटन का पत्र भेजा, तो उस टाइम पर क्या हो जाएगा, आपको पैसे मिलने चाहिए और मिले नहीं है, इसका मतलब वो एक तरह की परिसंपत्ति रहेगी, तो उसी को हम लोग डेबिट करेंगे। तो क्या करेंगे, समता अंश आवेदन खाता, समता अंश आवंटन खाता, इसको आपने क्या किया नाम पक्ष में, इसकी मैं बात कर रहा था। क्यों आप अलॉटमेंट में डेबिट करोगे, इसको कितने से करोगे? 3 रुपए मिलना, तो 10,000 शेयर 30,000 हो गया। अब यहां पर तो ये तो आपस में कोई भी इतना आसान एंट्री होती है, इसमें क्या होता है, शेयर एप्लीकेशन को शेयर कैपिटल का हिस्सा ट्रांसफर कर दिया, शेयर एप्लीकेशन से शेयर कैपिटल में। ऐसे ही शेयर अलॉटमेंट को भी हम शेयर कैपिटल में कर देते हैं, समझ, अंश आवंटन को भी हम लोग अंश पूंजी में भी सम्मिलित कर लेते हैं। तो ये एंट्रीज तो हमेशा एकदम बिना दिमाग लगाने वाली एंट्री है, इसमें कुछ भी नहीं करना है। समता अंश को आपने नाम पक्ष में कर दिया, यहाँ पे जो था एग्जैक्टली उसका उल्टा कर देंगे, और यहाँ पर जो अंश पूंजी उसका खाता है तो यहाँ पर आप उसको लिख देंगे, समझे। क्योंकि हो क्या रहा है, शेयर कैपिटल का ही तो हिस्सा है, तो अल्टीमेटली आप शेयर कैपिटल में ही ट्रांसफर कर रहे हो, तो सिर्फ उसका हस्तांतरण हो जा रहा है ना। ये तो बहुत आसान होता है। अच्छा, ये वाली एंट्री की हम लोगों ने बात कर ली। इसमें क्या हो रहा था, इक्विटी शेयर्स का जब आप आवंटन कर रहे हैं तो आपके लिए एक तरह की परिसंपत्ति क्योंकि आपको मिला नहीं है, दे है अभी, दे होने पर, और जैसे ही मिल जाएगा तो पैसा बैंक में आ जाएगा, तो बैंक में आपका क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, और जो दे था पहले आवंटन वाले खाते में उसका क्रेडिट हो जाएगा। तो देखिए बैंक खाते में आपका नाम पक्ष में आ गया और आवंटन खाते को आपने क्रेडिट कर दिया, ठीक, अगली एंट्री भी हो गई। अब क्या हो जाएगी, प्रथम मांग की बात आ जाएगी। तो प्रथम मांग जब आपको दे है, मिलना चाहिए, तो वो आपके लिए एक तरह का एसेट है, तो 20,000 रुपए आपको मिलने चाहिए, ठीक। और अंश पूंजी खाते से क्यों, क्योंकि अंश पूंजी भी तो बढ़ रही है, जब आप फर्स्ट कॉल मांग रहे हो तभी तो आपका शेयर कैपिटल बढ़ रहा है, जो भी किसी भी शेयर होल्डर ने सब कुछ मिलाकर के जो भी पैसे दे रखे हैं वही तो आपका शेयर कैपिटल है, तो वो बढ़ रहा है। और इस वाले केस में क्या हो जाएगा, जब कोई भी शेयर कैपिटल बढ़ रहा होता है या कैपिटल बढ़ रहा होता है तो हमें पता है उसको हम क्रेडिट कर देते हैं, तो ये कर दिया। अब जो अगला पॉइंट है बस वही इंपॉर्टेंट था यहाँ पर। अगला पॉइंट क्या था कि 100 लोग ऐसे थे जिन्होंने फर्स्ट कॉल पे तो पेमेंट कर दिया, सेकंड पर नहीं किया, तो फर्स्ट कॉल में हम पूरा हमको पैसा मिल जाएगा, ₹2 के हिसाब से हमको 20 जो भी मिलना था 20,000 रुपए वो पूरा मिल जाएगा। तो बैंक खाते में आपको 20,000 आ जाएंगे और प्रथम मांग खाते को आप क्रेडिट कर देंगे 20,000 से। लेकिन द्वितीय बार ध्यान रखना है, द्वितीय बार में आपको मिलना कितना चाहिए था, पहले देय राशि है, तो देय राशि में आपको ₹2.5 के हिसाब से 25,000 मिलना चाहिए था, और 25,000 ही ये बन जाएगा शेयर कैपिटल का हिस्सा। लेकिन यहाँ पर आप ध्यान रखिए कि 100 लोगों ने ₹250 नहीं दिए, ₹2.5 पर शेयर के हिसाब से, 100 लोगों ने नहीं, 100 शेयर जिसके पास भी 100 शेयर थे, तो वो क्या हो जाएगा, ₹250 जो है आपका वो क्या रह जाएगा, बकाया मांग खाते में चला जाएगा। क्यों, क्योंकि ये एरियर हो गया। और बैंक खाते में कितने पैसे आए, 25,000 ना करके कितने आए, 24,750, और ये आपके पास पैसे नहीं आए थे, और ये क्या हो जाएंगे, ये आपका जो भी अंश द्वितीय अंतिम मांग खाता था उसको आपने क्रेडिट कर दिया। तो इतनी ही एंट्रीज हो गई बस। अब अग्रिम खाते में क्या करेंगे वो समझना रहेगा आपको। तो यहाँ पर भी एक उदाहरण है जिसमें हम दोनों ही एस्पेक्ट्स को देख ले रहे होंगे। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने अग्रिम भुगतान भी किया, और कुछ लोग ऐसे हैं जिन लोगों ने अपना बकाया भी नहीं दिया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए इसको फटाफट कर लेते हैं। 2 लाख रुपए की अधिकृत इनकी पूंजी थी जिसके लिए कर सकते हैं, अधिकृत का मतलब क्या हुआ, ऑथराइज्ड कैपिटल है। तो क्या पूरा इशू करेंगे, कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। इन्होंने किया कितना, 200 अंशों को ₹100 में प्रत्येक के लिए विभाजित है, ये इनकी ऑथराइज्ड कैपिटल है। इन्होंने अभिधान के लिए 1,000 अंश निर्गमित किए, मतलब इन्होंने सिर्फ जो भी इनको रेस करना था अमाउंट उसके लिए 1,000 शेयर्स किया, कितने हैं, ₹100 का एक है, यानी कि 2 लाख की जगह इनको 1 लाख रुपए मार्केट से उठाना है। 25 रुपए आपका आवेदन पर आ गया, फटाफट 25 वाली एंट्री हो जाएगी, बैंक में आपके पास पैसे आ रहे होंगे और 25 रुपए आप अंश आवेदन खाते में क्रेडिट कर दोगे। ये देखिए बैंक खाते में आ गए 25,000, और उसके बाद से आपने
इसको क्रेडिट कर दिया, किसको, अंश आवेदन को, ठीक है, एकदम कुछ सोचना ही नहीं पड़ता है। फिर आप वही हस्तांतरित वाली एंट्री कर दोगे, सबसे आसान होती है, इसमें कुछ नहीं करना होता है। समता अंश वाले से आपको एक तरह से अंश पूंजी में ट्रांसफर कर रहे हो काइंड ऑफ, तो एक को आपने डेबिट कर दिया, किसको, जो समता अंश वाला है, अंश आवेदन का है, और उसके बाद से अंश पूंजी में, शेयर कैपिटल में वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। अच्छा, फिर क्या हुआ, उसके बाद से अब की जो अगली एंट्री आती है उसमें देखो इंटरेस्टिंग चीज क्या थी, 30 रुपए आवंटन का, ये भी हम लोग कर ही चुके हैं अभी पिछले उदाहरण में। आवंटन में क्या क्या होगा, आवंटन में भाई जब आपको पैसा दे है आपके लिए तो परिसंपत्ति हो गई, तो आप उसको क्रेडिट कर दोगे, और जब आप उसको अंश पूंजी में ट्रांसफर करोगे तो फिर से अंश आवंटन को यानी कि शेयर एलोकेशन को आप क्या कर दोगे, उस अकाउंट को फिर से आप पहले आपने डेबिट किया होता, बाद में उसको क्रेडिट कर दोगे। देखो क्या बता रहा हूं मैं, आपने जो भी आपका समता अंश आवंटन था, पहले आपने उसको क्या किया था, क्रेडिट, ये यहाँ पे आकर क्रेडिट किया हुआ है, उसके पहले आपने उसको डेबिट किया हुआ है, ठीक, यहाँ पर क्योंकि क्यों कर दिया, क्योंकि बैंक में पैसे तो आ गए हम। और ऐसे ही यहाँ पर जो इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि 20 रुपए प्रथम मांग पर दिया गया, और शेष जो है वो आवश्यकता मांगे जाने पर, तो आवश्यकता अनुसार कम मांगा जा रहा है, पहले 25 मांग लिया, फिर 30 मांग लिया, फिर 20 मांग लिया, तो आप 75 मांग चुके हो, बचा कितना, 25 रुपए बचा पर शेयर जो आपको मांगना है। 1000 अंशों के लिए आवेदन स्वीकार किए गए और आवंटन किया गया। आवंटन की राशि पूर्ण रूप से प्राप्त की गई, लेकिन जब प्रथम मांग राशि मांगी गई तो एक अंशधारी जिसे 100 अंश आवंटित किए गए थे मांग राशि चुकाने में असमर्थ था। आई बात समझ में, तो एक इंसान जिसको 100 शेयर्स मिले हुए थे उसने क्या किया, प्रथम मांग पर भी 25 रुपए, सॉरी जो भी प्रथम मांग पर पैसे मांगे गए थे, कितने मांगे गए थे, 20, वो नहीं दिया, और साथ में द्वितीय का भी उसने नहीं दिया। लेकिन दूसरा एक अंशधारी जिसने 50 अंशों के लिए संपूर्ण राशि का भुगतान कर दिया प्रथम मांग पर ही। कब कर दिया, प्रथम मांग पर ही। तो देखो ऐसा हो रहा है, एक इंसान जिसके पास 100 शेयर्स है उसने प्रथम मांग का पैसा भी नहीं दिया, और द्वितीय मांग में जो मांगा जाएगा आगे वो भी नहीं दिया। और एक इंसान ऐसा है जिसके पास 50 शेयर्स थे, उसने प्रथम मांग के समय पर ही प्रथम का भी कर दिया और आपका द्वितीय का भी कर दिया, समझ जाए। तो इन 50 शेयर्स के लिए क्या हो जाएगा, अग्रिम भुगतान हो गया, एडवांस पेमेंट हो गया, कॉल्स इन एडवांस हो गया। और वो जो 100 शेयर्स है उनके लिए क्या हो गया, कॉल्स इन एरियर्स हो गया। तो बस ये वाली एंट्री को अपने को ध्यान देना है। तो देखिए इसी में नीचे चलते हैं, क्या होगा, बैंक खाते में जो भी आपके पैसे आने थे, कितने आने थे उससे पहले समझिए, समता अंश प्रथम मांग खाते में क्या था, 20 रुपए के हिसाब से 1000 शेयर से तो कितने का आ जाएगा, 20,000 रुपए का हो जाएगा। और समता अंश पूंजी खाते से इसको आप क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे उतने से ही, ठीक है। अब बैंक खाते में, इस एंट्री को ध्यान से समझिएगा, बैंक खाते में आपको क्या हो जाएगा, 19,250। ये कहां से आया, क्यों आया, क्यों, क्योंकि एक इंसान ऐसा है जिसको 1000 रुपए देने थे, सॉरी जिसके पास 100 शेयर्स थे और 20 रुपए के हिसाब से देना था, उसने दिया नहीं था, ठीक है, वो पैसे नहीं दे पाया था, तो बकाया मांग हो गई, तो वो आपका आ गया यहाँ पर 2000 रुपए का। और साथ में जो समता अंश प्रथम मांग खाते में 20,000 रुपए मिलने थे, इसी के साथ साथ एक इंसान था जिसने क्या किया था, 50 रुपए, 50 शेयर्स थे और उसने 25 रुपए जो अगले दूसरे वाले के हिसाब से देने थे वो पैसे भी दे दिए थे, तो इसने क्या किया था, 1250 रुपए एडवांस दे दिया है आपको। तो देखिए अग्रिम मांग खाते में आपको 1250 रुपए मिल गए थे, और बकाया कितना है आपका, बकाया आपका 2000 रुपए। ये 2000 कहां से आया, ये 2000 आया है जो 100 शेयर्स पर उसने 20 रुपए के हिसाब से पे नहीं किया हुआ है। तो यहां से क्या हो जाएगा, ये देखिए दोनों चीजें बैलेंस हो जाएंगी। आप इसको भी अगर देखना चाहो अलग से तो हो जाएगा 21,250, और इसको भी देखना चाहो ये भी हो जाएगा आपका 21,250। तो यहाँ से भी अपने को आइडिया लगता है कि जितना डेबिट हो रहा होगा किसी भी एक्टिविटी में उतना ही क्रेडिट होता है, और ये कक्षा 11 में हम लोगों का एक तरह का फंडामेंटल प्रिंसिपल है। तो ये चीज इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। अब इसमें जो इसका विवरण है वो समझ जाइए, 900 अंशों पर प्रथम राशि की प्राप्ति तथा 50 अंशों पर अग्रिम मांग की राशि 25 रुपए प्रति अंश के हिसाब से मिली थी। हुआ क्या था समझो, 1000 शेयर्स पर पैसे मिलने थे, कितने मिलने थे, 20 रुपए के हिसाब से मिलने थे। तो 1000 में 20 रुपए के हिसाब से आपको मिलने चाहिए, तो कितने मिलने चाहिए, 20,000 रुपए। लेकिन हुआ क्या, सॉरी ये मैंने 2 लाख कर दिया, 20,000 रुपए हुआ क्या, यहाँ पर एक इंसान था जिसके पास 100 शेयर्स थे, उसने बोला वो पैसे नहीं दे पा रहा है, तो वो कितने पैसे दे पाया, वो दे पाए 18,000 रुपए तो मिल पाए आपको। उसको 100 शेयर्स पर 20 रुपए के हिसाब से उसने 2,000 रुपए नहीं दिए। लेकिन एक इंसान है जिसने क्या किया है, 50 शेयर्स है, उसने 25 रुपए के हिसाब से आगे के पैसे भी अभी जमा कर दिए, तो उसने कितने 1250 रुपए और जमा कर दिए। तो इसी को जब आप जोड़ दोगे तो बैंक में जो आपको कुल मिलाकर के पैसे मिल रहे हैं ना, वो क्या हो जा रहे हैं, वो 19,250 हो जा रहे हैं। कहां से आया ये, 18,000 धन 1,250 जो बैंक में आ गए। और बैंक तो आपको एसेट है, तो एसेट अगर बढ़ रहा होता है, परिसंपत्ति बढ़ रही होती है, तो क्या हो रहा होता है, डेबिट हो रहा होता है। आगे बात समझ में, बस तो यहां पर आपको क्या समझ में आ गया, कॉल्स इन एरियर्स को कैसे ट्रीट करना है और कॉल्स इन एडवांस को कैसे ट्रीट करना है। इंपॉर्टेंट बात, कॉल्स इन एरियर्स में अगर किसी ने पैसे आपको नहीं दिए तो आप अधिकतम 10% तक ले पाओगे, और कॉल्स इन एडवांस ने किसी आपको ज्यादा पैसे दे दिए हैं तो कंपनी उसको अधिकतम 12% तक का ब्याज देगी। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि कॉल्स इन एरियर्स को हम लोग सिर्फ एक नोट्स की तरह लिखते हैं, अलग अकाउंट मेंटेन नहीं करते हैं,
लेकिन अगर अलग अकाउंट मेंटेन करेंगे तो एंट्रीज कैसी होंगी वो हम लोगों ने डिस्कस किया। तो मुझे उम्मीद है आपको ये चीजें समझ में आ गई, बहुत ही आसान है। अभी इसमें क्या है, फर्स्ट कॉल पर बात आएगी। तो देखो यार, हम लोगों ने जब पूरी प्रोसेस समझ ली ना, तो फर्स्ट कॉल की सारी चीजें बहुत आसान होगी, सेकंड कॉल की भी सारी चीजें बहुत आसान होगी। क्यों? क्योंकि जनरल एंट्रीज में तो वही हो रहा है, जो आपको पैसा नहीं मिला है, मिलना है, वो आपके लिए एसेट बन जाता है, और जो आपको पैसा मिल जाता है तो बैंक में करस्पॉन्डिंग एंट्री हो जाती है। और इसी को जब आप हस्तांतरित करते हो, इसको किसको, एप्लीकेशन को या एलोकेशन को या फर्स्ट कॉल को या सेकंड कॉल को। क्यों? क्योंकि ये सारे के सारे शेयर कैपिटल के हिस्सा है। किसका है? अंश पूंजी का। तो बस ये कॉन्सेप्ट आप समझ लो कि फिर आपको इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होगा। मिलेंगे आगे इसी चैप्टर के कुछ छोटे छोटे और पॉइंट्स रहेंगे, उनको देखेंगे, कुछ एग्जांपल्स जिनको हम लोग अच्छे से करेंगे पूरा चैप्टर कंप्लीट होने के बाद से, क्योंकि वो आपके कॉन्सेप्ट्स को पूरी तरह से क्लियर कर देगा। मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में। अपनी क्लास का उद्देश्य आप सभी के लिए आप ही की भाषा में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना है। कक्षा 12 तक के सभी प्रमुख विषयों पर हम वीडियोस बना रहे हैं, और कुछ विषयों पर वीडियोस आपके अपने चैनल अपनी क्लास की ही अन्य प्लेलिस्ट पर अपलोड भी हो चुके हैं। ज्ञान के प्रकाश से देश को सशक्त बनाने के हमारे इस प्रयास में इस चैनल को सब्सक्राइब करके और लोगों के साथ शेयर करके अपना बहुमूल्य योगदान जरूर दें। पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया।